हेलो एवरीवन, आप सभी को आकाश का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजिस क्लब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम्ब्स लॉ। ये हमारा 5th पार्ट है क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले अपन ने 4 टॉपिक्स के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं अपन ने और चार्जिंग मेथड्स को कवर किया है। तो जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, जाकर देखिए प्लीज़। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को। तो आज अपन करने वाले हैं कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट थे कूलाम्ब्स। उन्होंने बताया था कि दो हमारे पास चार्ज हैं, उन दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अपन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक यहाँ पर Q1 चार्ज है, दूसरा यहाँ पर चार्ज है Q2। ओके, तो अपन इससे पहले पढ़ रहे थे कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दो चार्ज को अगर अपन पास में लेके आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। और अगर अपन दो सिमिलर चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो यहाँ पर रिपेल होते हैं। ये दोनों यहाँ रिपेल होंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। और अगर अपन नेगेटिव नेगेटिव को भी अगर पास में लेके आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे को रिपल्सन देखने को मिलता है। तो अपन इस कॉन्सेप्ट से फोर्स को अपन देख पा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को अपन देख पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना फोर्स यहाँ पर लगने वाला है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, या दो से कितने भी ज़्यादा अगर पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास तो उनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है उसको अपन यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनकी डायरेक्शन को अपन फाइंड कर पा रहे हैं। तो कूलाम्ब्स लॉ ये बताता है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हमारे को और कहा कि इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आप दो पॉइंट चार्ज या फिर दो से ज़्यादा कितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच अपन लगने वाले फोर्स, अब चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स है चाहे रिपल्सन फोर्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस को। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं उनको अपन फ्री स्पेस के अंदर अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज इज़ Q1 एंड सेकंड पॉइंट चार्ज इज़ Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस R है। ओके, तो अब उन्होंने क्या बताया कि इन दो चार्ज के बीच में, अब ये चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ऑपोजिट भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, यहाँ पर डायरेक्शन तो अपन फाइंड कर ही लेते हैं चार्जेस के नेचर के हिसाब से, और इसके अलावा हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ का फोर्स। तो फोर्स की जब बात करेंगे अपन, यहाँ पर अपन फोर्स की जब बात करेंगे तब उन्होंने बताया कि अगर अपन यहाँ पर Q1 चार्ज को अगर अपन आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, तो इस फोर्स के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। ओके, इसी तरीके से उन्होंने बताया कि अगर Q2 चार्ज का भी अगर मैग्नीट्यूड है, जो भी चार्ज है, कितना भी माइक्रो कूलाम या कूलाम कितना भी चार्ज है, अगर अपन उसकी वैल्यू को वेरिएट करते हैं तो लगने वाले फोर्सेस में भी हमारे को वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से बात करते हैं अपन कि यहाँ जो फोर्स है वो डिपेंड करता है Q1 जो चार्ज है हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी, और यहाँ पर जो फोर्स है वो डिपेंड करता है Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। यहाँ पर इस तरीके से ये डिपेंड करते हैं, Q1 चार्ज के ऊपर भी और Q2 चार्ज के ऊपर की, दोनों के चार्ज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। और साथ में क्या देखने को मिला कि जब अपन इन दोनों चार्ज को
पास पास लेके आ रहे हैं तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे को ज़्यादा मिल रही है। और जैसे जैसे अपन इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि हमारे को देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स में अपन हमारे को जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे लगने वाला फोर्स जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे हमारे को पता चलता है कि जो डिस्टेंस है उसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है यहाँ पर लगने वाला फोर्स। तो इस रिलेशन को अपन इस तरीके से शो करेंगे कि जो लगने वाला फोर्स है, ये लगने वाला फोर्स यहाँ पर इन्वर्सली डिपेंड करता है इन्वर्सली स्क्वायर के ऊपर। जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लगने वाला फोर्स। तो ये हमने यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन के अंदर तीन यहाँ पर फोर्स का डायरेक्टली अपन रिलेशन देखा। Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड से भी रिलेट है, Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से भी यहाँ पर रिलेशन है, और यहाँ पर जो इनके दोनों चार्ज की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करता है वो फोर्स। अब हम क्या करते हैं, इन सभी रिलेशन से अपन एक सिंपल रिलेशन निकालते हैं जिससे कि हम लगने वाले फोर्स को डिफाइन कर सकें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो लगने वाला फोर्स है तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं लेंगे, अभी प्रोपोर्शनल साइन आएगा अभी, क्योंकि अपन प्रोपोर्शनलिटी के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज, क्योंकि Q1 के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और Q2 चार्ज जो है उसके भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है। तो Q1 इंटू Q2 यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो लगने वाला फोर्स है यहाँ पर ये हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ चार्जेस। उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रहता है। और फिर आगे अपन इस रिलेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो प्रोपोर्शनल को जब अपन इक्वल करते हैं तब हमारे को एक कांस्टेंट साथ में लगाना होगा। तो F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हमारा था ही, और साथ में अपन यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करने वाले हैं K। ये यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। okay, so K is here proportionality constant of this force। तो यहाँ पर यहाँ जो K है वो एक proportionality constant है। अब देखिए यहाँ से अपन इसको जो K है यहाँ पर proportionality constant, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, तो इस तरीके से अपन इसको आगे लिख देंगे 1 अपॉन वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू so that is formula of force between two charges। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन इस फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस फॉर्मूले से अपन बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ये कूलाम ने किया था, और उन्होंने बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन लगने वाले फोर्सेस जो होते हैं चार्जेस के बीच में उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितने भी फोर्स लग सकते हैं, दो चार्ज या दो से कितने भी ज़्यादा हैं,
या फिर एक चार्ज के ऊपर बहुत से चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स है, उसको भी अपन इसी फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो k है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू, देखने को मिलेगा हमारे को k इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब हमारे को यहाँ से इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, हमारे को यहाँ से इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर यूनिट की बात करें अपन यहाँ पे यूनिट, तो फोर्स की जो यूनिट होती है यहाँ पे, फोर्स की न्यूटन यहाँ पर यूनिट होती है, और जो डिस्टेंस है उसको अपन मीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। ओके, और चार्ज होती है, उस चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और Q2 चार्ज की भी यहाँ पर यूनिट कूलाम ही होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कूलाम स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट निकल के आती है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो ये है हमारे पास यूनिट। तो आगे हम बात करें कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, अब देखिए ये अपन कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी वेरिएट नहीं करेगी। तो इसकी एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। आगे ये जो यूनिट हमने देखी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की अपन वैल्यू बता सकते हैं, और साथ में यहाँ पर अगर हमारे को दिया हुआ गिवन है कि जो वैल्यू है हमारे पास फोर्स की, अगर वैल्यू गिवन हो जाती है और चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड गिवन है और डिस्टेंस भी अगर गिवन है, तो हम यहाँ से कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो तो एक्चुअली हमारे पास गिवन ही है, बट इससे हम यहाँ से एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं, परमिटिविटी। सो परमिटिविटी इज हियर एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर परमिटिविटी। और ये जो अपन परमिटिविटी ले रहे हैं यहाँ पर अपन ले रहे हैं वैक्यूम के अंदर, क्योंकि हमने जो चार्जेस यहाँ पर पॉइंट चार्ज अपन ने लिए हैं ये एक वैक्यूम के अंदर लिए हैं, तो यहाँ पर वैक्यूम की ही परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे अपन परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी तो वैल्यू यहाँ पर होगी वैक्यूम के अंदर 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर है परमिटिविटी की, और वो भी किसमें, वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो वैक्यूम के अंदर यहाँ पर परमिटिविटी की वैल्यू ये होती है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं हम, तो यूनिट की अगर बात करेंगे तो ये जो यूनिट है वो हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी ऑपोजिट यूनिट है, बिकॉज यहाँ पर यहाँ से देखिए आप कि जैसे ही अपन यहाँ से k इज इक्वल्स टू, अपन यूँ बोल सकते हैं यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जैसे ही एप्सिलॉन नॉट वहाँ अगर उधर लेके जाते हैं तो k की वैल्यू नीचे आ जाएगी, और जब न्यूमरेटर में वैल्यू होती है तब उसको अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, तब हमारे को ये यूनिट देखने को मिलेगी। तो ये होती है यहाँ पर परमिटिविटी। अब देखिए परमिटिविटी को अगर अपन किसी भी मीडियम के अंदर लेंगे तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सो जब भी अपन बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यहाँ पर रेशियो से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर फोर्स जो है हमारा किसी भी मीडियम के अंदर लगा हुआ है तो उस मीडियम के अंदर लगने वाले फोर्स को अपन कंपेयर करते हैं वैक्यूम के अंदर लगने वाले उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स से।
तो यहाँ पर अपन ई आर इज इक्वल्स टू फोर्स की अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो फॉर्मूले की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो फॉर्मूला ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन ओके इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर अपने पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये और ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आगे आप देखते हैं, जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ वाला जो एप्सिलॉन है वो डिनोमिनेटर में होने की वजह से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा रिलेशन एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आता है, इसकी यूनिट नहीं होती है, कांस्टेंट की इस कभी यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अपन इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये है कुलाम्ब्स लॉ। तो अब हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। द फोर्स of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of charges। जो भी हमारे पास चार्ज हैं उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने देखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने देखा कुलाम्ब्स लॉ। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सेशन को अपन यहीं तक ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर अपन समझेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। सो इस वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस फ्री क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिलता रहे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।